हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सॉर्स प्रक्षेपण और न्यूमैन प्रक्षेपण नहीं आता तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं वर्षा खराड़ी हूँ और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस। आज हम सॉर्स प्रक्षेपण और न्यूमैन प्रक्षेपण कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी एंड हिंदी में समझेंगे। तो सॉर्स प्रक्षेपण और न्यूमैन प्रक्षेपण को समझने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना होगा स्वरूपन में कन्फर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो स्वरूपन क्या होता है कि परमाणु की ऐसी त्रिविम अवस्था जो कार्बन कार्बन एकल बंध या sp3 कह सकते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा के घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, जो स्वरूपन या घूर्णन समावयवी कहलाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्केन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें एथेन, जिसमें दो कार्बन होंगे और जिसके कार्बन के साइड में तीनों बॉन्ड सिंगल होंगे, है ना। इसमें हमें sp3 होने चाहिए सिंगल। तो हम दोनों कार्बन में से एक कार्बन को रोटेट करेंगे तो जैसे वो रोटेट होंगे तो उनकी ज्यामिति अलग अलग हमें दिखेगी, उसी को हम कहते हैं स्वरूपण। सेकंड पॉइंट है, एल्केनो में कार्बन कार्बन सिग्मा बंद होता है। इसके अंतर नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सिग्मा आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित होता है, अतः कार्बन कार्बन एकल बंध चारों ओर मुक्त घूर्णन होता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इस मुक्त घूर्णन के कारण त्रिविम में अणुओं के विभिन्न विन्यास होते हैं। दोस्तों जैसे दो कार्बन है तो दो कार्बन के बीच में हम एक कार्बन को स्थिर रख के और दूसरे कार्बन पे तीन जो हाइड्रोजन लगे होंगे एथेन में, उसको हम रोटेट करेंगे तो उसकी ज्यामिति अलग अलग हमें संरचना मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन कार्बन एकल बंध घूर्णन के कारण एल्केनो में असंख्य स्वरूपन संभव है, लेकिन यह घूर्णन पूर्णतः मुक्त नहीं होता। निकटवर्ती बंधों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण यह 120 किलो जूल मोल प्रति मोल ऊर्जा द्वारा बंधित होता है। इस प्रकार के दुर्बल प्रतिकर्षण को मोड़ी या विकृति कहते हैं। मोड़ी या विकृति क्या होगा दोस्तों, जैसे हम एक कार्बन को हम रोटेट करेंगे, कार्बन पे हाइड्रोजन को रोटेट करेंगे तो वे क्या होंगे, जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये एक कार्बन और ये कार्बन, कभी एक कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के एक हाइड्रोजन एक आपस में एक सिद्धेश में दिखेंगे। तो जब एक ही लाइन में दिखेंगे तब उनमें मतलब प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, और जब एक सिद्धांश में दिखेंगे थोड़ा दूर होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल कम होगा। जिसमें जब पास पास में होंगे तो प्रतिकर्षण अधिक होगा, तो हमें इसको विकृति कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम एथेन का एग्जाम्पल लेंगे। स्वरूपन को समझने के लिए हम एथेन का एग्जाम्पल देखते हैं। एथेन के स्वरूपन, फर्स्ट पॉइंट है कि एथेन में कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। एथेन में कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु किस टाइप से जुड़े होंगे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम एथेन की संरचना देखते हैं तो इस टाइप से होती है, एक इधर हाइड्रोजन होंगे, फिर इधर हाइड्रोजन होंगे, फिर इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन होंगे और इधर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसके मध्य क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा इधर। तो हम अब क्या करेंगे, ये वाले कार्बन को स्थिर रख देंगे और इस कार्बन को रोटेट करेंगे। जैसे रोटेट करेंगे तो कभी तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक सिद्धांश में आएंगे। जब एक ही हम उस साइड से देखेंगे तो एक सिद्धांश में देखने के इनके प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसमें विकृति हमें देखने को मिले। कभी ये हाइड्रोजन इससे थोड़ा दूर होगा, ऊपर नीचे होगा, जिसके कारण इसमें प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल कम होगा और इसमें विकृति कोण भी कम होगा, है ना दोस्तों। तो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार हम ये एथेन का स्वरूपन के बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एथेन का स्टिक मॉडल
लेकर यदि हम इसके एक कार्बन परमाणु को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन परमाणु का कार्बन कार्बन अक्ष पर घूर्णन कराए तो कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन परमाणु के संदर्भ में त्रिविम अवस्था दर्शाते। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कार्बन कार्बन दो कार्बन ने, इस एथेन का एग्जाम्पल है, तो इस कार्बन को हम स्थिर रख के और इस वाले कार्बन को हम जैसे रोटेट करेंगे तो ये कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के हमें सिद्धेश में देखने को मिले इस और या कभी मतलब अलग होंगे तो हमको अलग अलग इनकी मतलब त्रिविम संरचना में व्यवस्था देखने को मिलेगी हाइड्रोजन की। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें दो सरूपण चरम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, एक ग्रुप में दोनों कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के अधिक पास हो जाते हैं जिसे हम ग्रस्त कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी, ये जैसे मैं रोटेट करूँगी तो एक समय में ऐसा आएगा, ये हाइड्रोजन हम इस साइड से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे पे होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रस्त। ठीक है, दूसरे रूप में एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु से अधिकतम दूरी पर होते हैं, इससे हम सांतरित कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये कार्बन हम जैसे रोटेट करेंगे तो कभी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक सिद्धांश में होंगे। जब एक सिद्धांश में होंगे तो हम इसको बोलेंगे ग्रस्त रूप, और जब हम रोटेट कराएंगे तो या तो ये हाइड्रोजन इस साइड में रह जाएगा या हाइड्रोजन थोड़ा इस साइड में होगा, तो ये एक सिद्धांश में नहीं मिलने के कारण या दूर होंगे तो हम कहते हैं सांतरित रूप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रकार के सरूपणों में बंध कोण तथा बंध लंबाई समान रहती है। हम दोस्तों जब रोटेट करेंगे तो इसमें एक बंध लंबाई और बंध कोण में कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि हम खाली रोटेट कर रहे हैं तो है ना, तो इनमें 120 का कोण ही बनेगा। ये लाइन ये इसमें कोण में चेंज कोई नहीं आएगा और नहीं इनकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। ठीक है, समान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्केन के ग्रस्त तथा सांतरित सरूपणों को सौहार्द तथा न्यूमन प्रेक्षेपण द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों एल्केन के जो हम अलग अलग त्रिविम अवस्था देखते हैं, ग्रस्त और सांतरित, तो हम उसको सौहार्द प्रक्षेपण मॉडल या न्यूमन प्रक्षेपण मॉडल की हम अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सौहार्द प्रक्षेपण क्या होगा, सौहार्द प्रक्षेपण को हम इस टाइप से समझते हैं, एक लंबी स्टिक होती है, इसमें कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, हम जब देखेंगे तो जब कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही लाइन में होंगे तो हम ग्रस्त रूप कहेंगे, और जब एक इस कार्बन पे या हाइड्रोजन इस लाइन में और ये इस कार्बन पे जब सामने नहीं होगा, ये साइड में होगा तो हम इसको बोलेंगे सांतरित रूप। तो दोस्तों सौहार्द प्रक्षेपण में अणु को आणविक अक्ष की दिशा में देखा जाता है। ठीक है, इसको हम अक्ष की दिशा में देखेंगे। प्रत्येक कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 रेखाएं खींचकर दर्शाया जाता है। ये एक रेखाएं एक दूसरे से 120 का कोण बनाती है। दोस्तों हम हाइड्रोजन को कैसे दर्शा रहे हैं, इस लाइन से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन, ये बीच वाले सेंटर है, ये कार्बन है और रेखा ये एक तीनों हाइड्रोजन से, इनके मध्य कोण होगा 120। जैसे हम रोटेट करेंगे ये एक दूसरे के, जब इधर से देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर दिखेंगे तो ये ग्रस्त रूप होगा, और इधर से हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन इस साइड में ये दिखेगा तो सांतरित रूप कहेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूमन प्रक्षेपण। न्यूमन प्रक्षेपण में अणु को सामने से देखा जाता है। सौहार्द प्रक्षेपण में अणु को हम कहाँ से देख रहे थे, इस साइड से जब देखेंगे तो ये हाइड्रोजन एक सिद्धांश में देखेंगे, और सांतरित में क्या होगा, इस साइड से हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन के ऊपर हमें ये हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ये साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि ये घूर्णन होने के कारण। तो जब साइड में दिखेगा तब हम सांतरित कहेंगे, और इस साइड से जब एक दूसरे के ऊपर दिखेंगे तो ग्रस्त रूप कहते हैं। अब न्यूमन प्रक्षेपण की बात करते तो न्यूमन प्रक्षेपण में अणु को सामने से देखा जाता है। इसमें आँख के पास वाले कार्बन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है और इसके जुड़ी 3 हाइड्रोजन परमाणु को 120 कोण पर खींची 3 रेखाओं के सिरों पर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीछे
आँख से दूर वाले कार्बन को एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है तथा इस जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को वृत्त की परिधि से परस्पर 120 के कोण पर स्थित 3 छोटी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम कह रहे थे जैसे न्यूमैन प्रक्षेपण में क्या होता है कि हम अब सामने से देखेंगे, है ना। तो सामने से देखेंगे तो पास वाला आँख के पास वाला कार्बन कौन सा होगा, ये, और पीछे वाला कार्बन को हम किससे दर्शाएंगे, गोले से। तो ये गोले से हम दर्शाएंगे, पीछे समझो, ठीक है। तो पीछे वाले कार्बन गोले से वृत्त से समझाएंगे, तो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम गोले के ऊपर हाइड्रोजन दर्शाएंगे, और हमारे जो सामने से आँख के पास वाला ये जो कार्बन है सेंटर, इसके हम हाइड्रोजन दर्शाएंगे सेंटर से, है ना। तो दोस्तों अब हम ग्रस्त में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जब हम इसको देखेंगे इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम, तो जो पीछे वाला कार्बन है ना एथेन में, तो गोले के ऊपर ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को ढक रहे होंगे। हमें ये हाइड्रोजन दिखेगा, पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक सिद्धांश में ये ढक जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे ग्रस्त रूप। और सेकंड बात करते हैं सांद्रित रूप। सांद्रित रूप में क्या होगा कि हमारे जो पास वाले कार्बन है, इससे पीछे वाला जो कार्बन है एथेन में, तो वो वृत्त पे दर्शा रहे, इसके हाइड्रोजन इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो जब पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन हम जब पीछे वाले कार्बन को देखेंगे तो दिखेगा, क्योंकि वो घूर्णन हो चुका है। घूर्णन होने के कारण हाइड्रोजन साइड चले गए, तो ये हाइड्रोजन इस टाइप से इधर आ गया। जब हमें हाइड्रोजन दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे सांद्रित रूप। जब हमें हाइड्रोजन एक सिद्धांश में दिखेंगे जब बोलेंगे हम ग्रस्त रूप। तो दोस्तों न्यूमैन और श्वास प्रक्षेपण एक ही बात होती है कि एक सिद्धांश में हाइड्रोजन दिखते हैं तो ग्रस्त रूप पे कहते हैं, और अलग अलग में हाइड्रोजन की स्थिति दिखती है तो सांद्रित रूप कहते हैं। बस श्वास प्रक्षेपण में इसको अलग तरीके से दर्शाया जाता है, और न्यूमैन प्रक्षेपण में हम इसको इस टाइप से दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरूपों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। तो एथेन में सांद्रित रूप में कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र के एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, अतः इसमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा कम होती है, अर्थात अणु का स्थायित्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये सांद्रित की बात कर रहा है। सांद्रित में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा दूर होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बल कम होगा। प्रतिकर्षण बल कम होगा तो इनकी ऊर्जा भी कम होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने के कारण ये इनका स्थायित्व अधिक होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एथेन के ग्रस्त रूप में कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन मध्य अभ्रों के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, अर्थात इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे स्थायित्व कम हो जाता है। ग्रस्त में हम देखेंगे कि रोटेट होगा तब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इतने पास होंगे कि इनका प्रतिकर्षण बल सबसे अधिक होगा। प्रतिकर्षण बल अधिक होगा तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनका स्थायित्व सांद्रित की तुलना में बहुत कम होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये घूर्णन करेंगे। घूर्णन होने के कारण इनकी या तो हाइड्रोजन दूर होंगे या निकट होंगे। जब निकट होंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, जब दूर होंगे तो प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अवरोध के मध्य प्रतिकर्षण बलों की मूड़ी या विकृति कहते हैं। यह संरूपण के स्थायित्व को प्रभावित करती है। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन पास होंगे तो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब हम रोटेट करवाएंगे तो जितना दूर रोटेट होने के कारण थोड़ा हाइड्रोजन इससे दूर चला जाएगा तो इनका प्रतिकर्षण भी कम होगा। प्रतिकर्षण कम होगा तो एनर्जी कम होगी, और फिर इनके स्थायित्व अधिक होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो विकृति कोण होता है ना, विकृति कोण, तो ये
इसकी स्थायित्व पर प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मरोड़ी विकृति का परिमाण कार्बन एकल बंध के घूर्णन कोण पर निर्भर करता है, अर्थात इस कोण को द्वितल कोण या मरोड़ी विकृति कोण कहते हैं। तो दोस्तों मरोड़ी विकृति कोण ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कितना घूर्णन कर रहा है। जितना अधिक घूर्णन करेगा इतना प्रतिकर्षण बल कम होगा, कम करेगा घूर्णन तो प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, और जितना ज़्यादा करेगा उतना प्रतिकर्षण बल कम होगा और इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।